Hello, good morning everyone. So today in this lecture we are going to discuss some important concepts for your entrance examination from chapter number 1 and 2. It means electrostatics. जैसे हमने फर्स्ट दोनों चैप्टर एनसीईआरटी से स्टडी किया, एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट देखे, बट उसी चैप्टर से जेईई नीट के एग्जामिनेशन में, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कंसेप्ट अभी भी हम लोग इसी चैप्टर से और भी ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की मैं सबसे पहले आपको ओवरव्यू स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट वी हैव स्टडीड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equal to N into E. Then we have studied Coulomb's law in vacuum and Coulomb's law for the dielectric medium. Then vector form of Coulomb's law. Then we have studied one most important characteristic, electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, Coulomb's law के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, then इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटर, ये दोनों पॉइंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। उसी डाइपोल के साथ हमने सेकेंड चैप्टर से पोटेंशियल भी स्टार्ट किया था। उसी पोटेंशियल को हमने सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव किया, उसी पोटेंशियल को हमने डाइपोल के साथ जनरल पॉइंट के लिए डिराइव किया था। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव सीन गॉस थ्योरम, a very most important topic from chapter number 1. उसी के साथ हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था जहां पे हमने 3 डिफरेंट टाइप्स की चार्ज डेंसिटी स्टडी की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन वाज linear charge density when charges are distributed over a long straight infinite wire. So first one is linear charge density. Then second one was surface charge density, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर कितने चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, किसी भी इनफाइनाइट चार्ज प्लेन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी। सो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। देन वी हैव स्टडीड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर कितने चार्जेस हमने स्टोर किए, उसी चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 में देखे। इसी के साथ हमने गॉस थ्योरम की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखी। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन नंबर 1, फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने देखा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए जिसके ऊपर हमने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए, उसी वायर से किसी एक डिस्टेंस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। देन सेकेंड एप्लीकेशन वाज किसी भी लार्ज इनफाइनाइट प्लेन के ऊपर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, गॉसियन सरफेस हमने वहां पे सिलेक्ट की, उसी सरफेस से किसी भी एक पॉइंट तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। थर्ड एप्लीकेशन थी हमारी स्फेरिकल शेल के लिए, किसी भी स्फेरिकल शेल के ऊपर हमने सरफेस के ऊपर चार्जेस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी शेल की वजह से 3 पॉइंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट उसी चार्ज शेल से आउटसाइड रहेगा, मतलब ये हमने चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया, सेंटर ऑफ दिस शेल रेडियस कैपिटल आर, इसी चार्ज शेल से एक पॉइंट हमने सिलेक्ट किया P1 जो डिस्टेंस होगा जिसके लिए स्मॉल r, when small r is greater than capital R. It means point B lies outside the cell. इसी पॉइंट को हमने ट्रांसफर कर लिया सरफेस के ऊपर P2, इसी पॉइंट को अगेन हमने ट्रांसफर किया सरफेस के इनसाइड P3। तीनों अलग अलग पॉइंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। ये स्फेरिकल शेल के लिए जो होलो स्फेरिकल शेल है हमारा, इसी के लिए हमने ये एप्लीकेशन देखी थी। इसके बाद लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट थी सॉलिड स्फीयर के लिए, जिसके अंदर हमने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसी तीनों पॉइंट के लिए हमने अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होगा, कंडक्टिंग शेल एंड नॉन कंडक्टिंग शेल। दोनों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की और इसी के बेस पे हमने
ग्राफ भी देखे थे। यही ग्राफ आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्फेरिकल शेल के लिए कौन सा ग्राफ होगा, पॉइंट पी आउटसाइड के लिए कौन सा ग्राफ हो सकता है, ऑन द सरफेस के लिए कौन सा ग्राफ हो सकता है। वही सेम चीज हमें सॉलिड स्फीयर के लिए भी पूछी जा सकती है। तो ऐसे ग्राफ इस चैप्टर से जो है लास्ट गॉस एप्लीकेशन में ये सारे ग्राफ आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ से। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ देखा, वैक्यूम के लिए किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना कूलम्ब फोर्स होगा और इस फोर्स का मेन नेचर क्या होगा। तो नेचर की बात करेंगे हम, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज, इट मींस लाइक चार्जेस होंगे, तो दोनों चार्जेस के बीच में हमें रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, मतलब नेचर ऑफ द फोर्स विल बी रिपल्सिव। देन इफ वी हैव अनलाइक चार्जेस q1 एंड q2, इट मींस q1 इज पॉजिटिव और q2 इज नेगेटिव, या फिर q2 नेगेटिव होगा, q2 पॉजिटिव होगा या फिर q1 नेगेटिव। तो इसी दोनों कंडीशन में अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसका नेचर होगा अट्रैक्टिव। सो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ से। कंसेप्ट नंबर 1, Coulomb's law. If we have two point charges q1 and q2 separated by distance r, q1 q2 separated by distance r, then f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square। अब ये जो हमने कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट किया, ये कंडीशन होगी जब दोनों चार्ज को हमने वैक्यूम में प्लेस किया, बिकॉज यहां पे हमने एप्सिलॉन 0 जो यूज किया, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। सो वैक्यूम के लिए हमारे पास कूलम्ब फोर्स दो चार्जेस को जिसको हमने r डिस्टेंस से सेपरेट किया, उसी के लिए कूलम्ब फोर्स का ये फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नाउ q1 and q2 same charges are placed and separated by distance r, but medium between them, dielectric medium, इसी दोनों चार्जेस के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया। उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? सो F डैश, जो हमने न्यू फोर्स फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास दो चार्जेस है q1 और q2, दोनों चार्ज को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट किया, अगर दोनों के बीच में वैक्यूम होगा, मतलब एयर मीडियम अगर हमने प्लेस किया है, तब हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का ये सिंपल फॉर्मूला होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसी दोनों चार्ज को सेम सेपरेशन पे r डिस्टेंस पे हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस किया, तब क्वेश्चन बनेगा ये जो न्यू फोर्स मिलेगा हमें, ये हमारा जो ओरिजिनल फोर्स था उससे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज होगा तो कितना डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा। ये रिलेशन हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, जो हम ऑलरेडी गुड सेट एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये स्टार्टिंग में इस लेक्चर में हम लोग सबसे बेसिक कांसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद जेई नीट में जो आगे लास्ट ईयर्स पे, मतलब प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसी चैप्टर से, इसी कंसेप्ट से, वैसे सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और आपको डीपीपी हर लेक्चर के बाद मिलता जाएगा। सो F डैश इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे मीडियम चेंज किया तो मीडियम के लिए हमने चूज किया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। F डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास
सेकेंड फोर्स होगा when एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ये परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन। नाउ दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि फोर्स की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी या फिर कितनी डिक्रीज होगी। सो ये दोनों टर्म आपको पता है, यहां से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। नाउ F dash upon F which is equal to comparison between both the forces. F dash is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square divided by 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4 pi कैंसिल, so F dash upon F which is equal to epsilon 0 upon epsilon. Now epsilon upon epsilon 0 which is equal to relative permittivity which is equal to dielectric constant. Dielectric constant. Therefore F dash is equal to F by K. ये फर्स्ट रिलेशन कूलम्ब्स लॉ से। सो यहां से हमें एक कंसेप्ट पता चलेगा, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, दोनों को हमने एक डिस्टेंस r से सेपरेट किया, दोनों चार्ज के बीच में अगर एयर मीडियम होगा तब हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। इसी दोनों चार्ज को हमने अलग मीडियम में मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस किया, तब जो फोर्स मिलेगा उस फोर्स की वैल्यू हमारे ओरिजिनल फोर्स से कितनी हो जाएगी। सो आंसर होगा k टाइम्स डिक्रीज होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट रहेगा इस चैप्टर से। अब जैसे हमने ये एक चीज पता चली, सेम डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस को हमने प्लेस किया और ये भी देखा कि फोर्स की वैल्यू k टाइम्स डिक्रीज हो गई। सेम सिचुएशन हमें यहां से मिली कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इस दोनों चार्जेस को प्लेस किया, बट हमने ऐसे डिस्टेंस पे उनको प्लेस किया कि वो ओरिजिनल फोर्स से इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली सुनना है। फर्स्ट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, देन वी हैव कूलम्ब फोर्स F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. Now we have same charges Q1 and Q2 but separated by distance r dash, unknown distance, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, बट उनके लिए जो मीडियम होगा वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तब हमें जो फोर्स मिलेगा वो होगा F dash which is equal to F। ये कंडीशन हमें यहाँ से प्रोवाइड की है। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दोनों चार्ज को प्लेस किया तब भी दोनों फोर्स के बीच में रिलेशन होगा इक्वालिटी, मतलब जितना फोर्स वैक्यूम में लगा था उतना ही फोर्स हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी मिलेगा। बट ये पॉसिबल कब होगा, जब हमारे पास एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा r। सो हमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उस दोनों चार्ज को कौन से डिस्टेंस पे प्लेस करें कि हमें F dash is equal to F कंडीशन मिले। तो ये सेकेंड कंसेप्ट, if the same charges are placed in dielectric medium but r dash is equal to क्वेश्चन मार्क, ये डिस्टेंस नहीं पता, इसके अगेंस्ट में कंडीशन क्या होगी, F dash is equal to F। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी, दोनों मीडियम के लिए फोर्स की वैल्यू सेम होगी। अब इसी कंडीशन को हम वापस इसी सिचुएशन के साथ मैच करेंगे। F एयर मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 R square। F मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 upon 4 pi epsilon R dash square।
ये अननोन टर्म हमारा। अब हमें सिचुएशन क्या चाहिए यहाँ से f टेस्ट इज इक्वल टू f, देयरफॉर हम दोनों फोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r डैश स्क्वायर। सो यहाँ से ये टर्म कैंसिल। नाउ r डैश स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहां से हमने साइड चेंज की, यहां से कौन सा टर्म बचेगा एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन k। सो r डैश इज इक्वल टू r बाई रूट k। अगर हम इसी दोनों चार्ज को r अपॉन रूट के डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करेंगे तब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मिलने वाला फोर्स वैक्यूम में मिलने वाले फोर्स से इक्वल हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्टेंस के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फोर्स के लिए। सो इसी के बेस पे आपको आज डीपीपी मिलेगा, इस दोनों कंसेप्ट के बेस पे। इसी दोनों कंसेप्ट के साथ हम और एक कंसेप्ट यहाँ से अटेन करेंगे। इस कंडीशन में, इस कंसेप्ट में हमें दोनों स्फीयर को एक पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज इस दोनों स्फीयर के ऊपर हम स्प्रे करेंगे, तब दोनों स्फीयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उस कंडीशन में हमें चार्ज के लिए कंडीशन प्रूव करनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर दोनों स्फीयर को हमने 60 डिग्री मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, 60 डिग्री पे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी कंडीशन में दोनों चार्ज के लिए हमें मतलब दोनों स्फीयर के लिए चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये कंसेप्ट, ये पूरा आपको आपकी जेईई नीट की अलग से अगर आप बुक बना रहे हो यहाँ से, सो ये सारे कंसेप्ट आपको नोटबुक में लिखने हैं, समझने हैं और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे और भी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व भी करने हैं। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट, इसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करते हैं।